जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, एसएससी एमटीएस की अभी तक जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं, देखा जाए दिवाली से पहले पहले जितनी भी शिफ्ट हुई, उन सभी शिफ्ट्स का निचोड़ साथियों मैं आपके लिए लेकर आया हूं उन बच्चों के लिए जिनका पेपर साथियों अब है, यानी कि दिवाली के बाद। तो ये पेपर साथियों पूरी तरीके से दो भागों में बढ़ चुका है। एक तो दिवाली से पहले वाली सभी शिफ्ट और दिवाली के बाद अब वाली साथियों जितनी शिफ्ट हैं, ये उन पर भारी पड़ेगा साथियों ये एक पूरा मॉडल पेपर। तो मैं कहूंगा इसमें मैंने साथियों कुछ नहीं छोड़ा है, सब कुछ कवर किया है आज की इस वीडियो में। तो मेरा मानना है कि अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, एसएससी एमटीएस में फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो का, इस क्लास का हर एक सवाल का जवाब आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे, पूरे सिलेबस को, सभी सब्जेक्ट्स को। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और बहुत तेजी वाली ये क्लास है, देखिए सुपर फास्ट तरीके से क्लास को खत्म करेंगे। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्रित होने के लिए विवश किया था? तो मैं कहूंगा साथियों रॉलेट एक्ट की वजह से सभी लोग अमृतसर में जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, इसलिए राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, गांधी जी ने किस एक्ट या किस अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया था? तो मैं कहूंगा अभी मैंने आपको बताया था साथियों, रॉलेट एक्ट जो 1919 में हुआ था, इसके खिलाफ कौन थे? महात्मा गांधी जी थे साथियों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? तो इनका नाम साथियों लॉर्ड कैनिंग था, और ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के अंतिम गवर्नर जनरल यही थे, लॉर्ड कैनिंग, और यही प्रथम वायसराय कहलाए भारत के। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साथियों इन सभी क्वेश्चंस को देखकर जाइएगा, मेरा मानना है कि आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप पेपर को देखकर कहोगे कि ये तो सेम टू सेम लगभग वैसा ही पेपर आ गया जैसे मैंने टारगेट सिलेक्शन पर देखा था। तो साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। और मैं आपको साथियों बता दूं कि अगर आपके पास अभी कुछ समय है तो मैं कहूंगा साथियों एसएससी एमटीएस के लिए पीडीएफ तैयार की गई है, उन पीडीएफ को पढ़कर जाइएगा सरसरी निगाहों से। एक तो साथियों 10 पेपर के सॉल्यूशन में आपको दे रहा हूं, इन 10 पेपर के सॉल्यूशन में तकरीबन आपका 65 से 70% पेपर साथियों यहीं से फंस जाएगा इस पीडीएफ से। और मैं इंपॉर्टेंट साथियों आपको जनवरी से लेकर साथियों अगस्त तक की करंट अफेयर दे रहा हूं 2024। ये वन लाइनर प्रकार से है, 4 से 5 घंटे में ये करंट अफेयर तय कर लेना, और साथियों चंद घंटों में ये मॉडल पेपर अगर आप लगा लेते हैं तो मेरा मानना है पेपर आपका बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। तो साथियों ये दोनों पीडीएफ आपको सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है, एसएससी एमटीएस पीडीएफ। जब आप उस पीडीएफ लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके आपकी पीडीएफ साथियों प्राप्त कर लेंगे। तो पहला देखिए चौथे नंबर का सवाल है, कह रहे कि कौन सा कथन सही है? सही कथन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो गांधी इरविन समझौते पर 1926 में हस्ताक्षर किए गए थे? मैं कहूंगा नहीं साथियों, गांधी इरविन समझौता तो कब हुआ था? 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। साइमन कमीशन 1932 में भारत आया था? मैं कहूंगा नहीं साथियों, तो 1928 में भारत आया था, यानी कि यह भी गलत है, यह भी गलत है। कहने के बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में पारित किया गया था? मैं कहूंगा बिल्कुल सही, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में ही पारित किया गया था। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, रॉलेट एक्ट 1909 में पारित किया गया था, तो अभी मैंने आपको बताया साथियों 1919 में पारित किया गया था। तो कुल मिला के ए, बी, डी वाले गलत हैं, सी वाला सही है, और यही आपसे पूछा गया था। चलिए भाई, उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रथम भारतीय सदस्य थे? तो दादा भाई नौरोजी की अगर बात करें, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रथम भारतीय सदस्य थे। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? पहली अनुसूची की बात चल रही है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, पूछा आपसे जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 123 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी
संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका राइट आंसर सातवां अनुच्छेद 360 के साथ जाना चाहिए, यानी कि वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया गया है। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया? तो मैं कहूंगा 1968 में साथियों पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में पेश किया गया। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि अनुच्छेद 243 सी ये किससे संबंधित? ये बार बार सवाल आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों अनुच्छेद 243 का सी ये पंचायतों की संरचना से संबंधित है। उसके बाद देखिए सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहां से लिया गया है? तो मैं कहूंगा ये तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि ओस बनता है, तो ओस की अगर बात करते हैं साथियों ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से बनता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही, पहला पढ़ा और पहला ही बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो ओस जो बनता है वो ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से बनता है। अगला सवाल है, स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण व निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? तो साथियों यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं स्वेज नहर की, तो ये कहां पर है आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा ये मिस्र देश में है, ठीक है ना। अगला सवाल है, कह रहे कि मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है, तो आपसे कुल मिला के पूछा यह जा रहा है कि अगर बात करते हैं साथियों जो थांगता है ना, ये मणिपुर मार्शल आर्ट की एक शैली है। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए पहले इसको याद कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए। कहने के बुकर पुरस्कार विजेता उस पुस्तक के नाम की पहचान करें जो दो जुड़वा भाइयों की कहानी बताती है और साथ ही इस बात का वर्णन करती है कि लोगों के जीवन व व्यवहार में छोटी छोटी चीजें कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकती हैं। तो ये सवाल अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए और मैं कहूंगा आएगा आपके एग्जाम में, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आपको बतला देना है। बस मेरी इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो इनका नाम साथियों हैदराबाद के ये निजाम थे, इनका नाम निजाम था, जो कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाले पहले भारतीय मूल के शासक थे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है और पूछा जाएगा, कह रहे कि एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 का तात्कालिक कारण बना था? तो मैं कहूंगा साथियों हेनरी हार्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों अभी हम लोग यहां पर इंग्लिश देखेंगे। इंग्लिश के कितने क्वेश्चन देखेंगे साथियों? मैं कहूंगा इंग्लिश के पूरे 25 सवाल देखेंगे और उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों रीजनिंग देखेंगे और उसके अलावा साथियों मैथ को भी देखेंगे। चलिए तो पूरे आपके पेपर को हल करने के लिए ये समझ लीजिए साथियों जिम्मेदारी मैंने उठा ली है, तो इस क्लास को पूरा वॉच कीजिए, ठीक है ना। स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की थी जिसके कारण 1857 की शुरुआत हुई थी? तो मैं कहूंगा साथियों इसमें किसका हाथ था? मंगल पांडे जी का हाथ था। राइट आंसर आपका सी हो जाता है। 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, ये किसके बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहां भेज दिया गया था? तो कहां भेज दिया गया था? बर्मा भेज दिया गया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर डी के साथ जाएगा। टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है बताइए? तो मैं कहूंगा साथियों इनका संबंध जो है ना श्रीरंगपट्टनम से। कहां से इनका संबंध है? श्रीरंगपट्टनम से साथियों इनका संबंध है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, कह रहे कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी करंट अफेयर का सवाल है, ठीक है। तो 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सवाल आप लोग देख लीजिए जरा। कह रहे कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार का पद पर नियुक्त किया गया, तो किसको नियुक्त किया गया है? प्रदीप सिंह खरोला को नियुक्त किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के नए अध्यक्ष के रूप में साथियों किसे नियुक्त किया गया है? तो दिलीप संघानी को नियुक्त किया गया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों विजया भारती सयानी को ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है साथियों? कमल
कमल किशोर सोन को ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप सभी लोगों को यहां पर याद रखना है। उसके बाद देखिए, इसके बाद सातों इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे जो कि आप डायरेक्ट अपने एग्जाम में देखेंगे। चलिए, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार जो बने हैं वो साथियों कौन बने? तो इनका नाम सौम्या स्वामीनाथन है और यही राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बात आप लोग साथियों याद रखेंगे। चलिए भाई, तो अब आपके यहां पर फेवरेट साथियों इंग्लिश के क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए। तो कैसे आपकी शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंग्लिश के, ये अब मैं आपको साथियों बताऊंगा। देखिए, यहां पर साथियों खाली जगह है, आपको बताना है कि खाली जगह में कौन सा वर्ड आएगा। कहने के द लीव्स ऑफ प्लांट, यानी कि पौधे की पत्तियां क्या वाइल्ट हो जाती हैं, एब हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, रोब हो जाती है, सून बहुत जल्दी क्या हो जाती हैं पौधे की पत्तियां, इफ दे डू नॉट गेट इनफ वाटर, अगर उनको पौधों को अगर पानी नहीं मिलता है तो उनकी पत्तियों जो है ना वो साथियों मुरझा जाती हैं। सिंपल सा सवाल है, उनकी पत्तियां भैया मुरझा जाती है और मुरझाने को क्या कहा जाता है? विल्ट कहा जाता है। तो खाली जगह में कौन सा वर्ड आ जाएगा? विल्ट आ जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए भाई, उसके बाद देखिए, कह रहे द प्रायोरिटी फॉर द कोविड-19 वैक्सीन मस्ट बी टू कवर द नंबर इन द शॉर्टेस्ट टाइम। अब आपको बताना है इस खाली जगह में कौन सा नंबर आए, कौन सा वर्ड आएगा, देखकर मुझे बताइए। देखिए, यहां पर साथियों द लिखा हुआ है और यहां पर लॉन्गेस्ट आएगा नहीं, लार्जेस्ट आएगा साथियों नहीं, लेटेस्ट सॉरी आएगा नहीं, लॉन्गेस्ट आएगा लार्जेस्ट। देखिए, ये है सुपरलेटिव डिग्री लार्जेस्ट। मैं कहूंगा साथियों यहां पर लॉन्गेस्ट थोड़ी ना आएगा साथियों, लॉन्ग का मतलब अलग है, लार्ज का मतलब अलग है, तो यहां पर लार्जेस्ट आएगा। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस आपका हो जाएगा द प्रायोरिटी फॉर द कोविड-19 वैक्सीन मस्ट टू कवर द लार्जेस्ट नंबर इन द शॉर्टेस्ट टाइम, यानी कि जो कोविड-19 के वैक्सीन है ये बड़ी संख्या में शॉर्टेस्ट टाइम में एक एक कवर करती है साथियों सभी लार्जेस्ट नंबर को, पॉपुलेशन को। मैं कहूंगा राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग आपको गलत लग रही है, देखकर साथियों मुझे बता दीजिए। देखिए, पहला वर्ड जो लिखा हुआ है ब्लैक, ब्लैक मतलब होता है काला, बिल्कुल सही है। ब्लेड की अगर बात करते हैं, ब्लेड का मतलब साथियों कहीं ना कहीं फलक भी कहते हैं, इसको फलक भी कहते हैं। अगर ब्लेम की अगर बात करें तो ब्लेम की स्पेलिंग तो साथियों BLAME होती है, ब्लेम। और ब्लेम का मतलब क्या हो भाई? किसी के ऊपर आरोप लगाना। क्या? किसी के ऊपर आरोप लगाना। तो मैं कहूंगा किस वर्ड की स्पेलिंग गलत है? ऑप्शन नंबर सी वाले वर्ड की स्पेलिंग गलत है, गलत है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब उसके बाद देखिए साथियों, फिल्म्स बेस्ड ऑन बुक्स आर मोर देन ओरिजिनल स्क्रीन प्ले। तो अब आपको बताने कि इस खाली जगह में कौन सा वर्ड आएगा, मुझे बताइए। फिल्म्स बेस्ड ऑन बुक्स, यानी कि जो बुक्स पर आधारित फिल्म्स होती है ना, ये आर मोर बेटर होती है, मोर फेवरेट होती है देन ओरिजिनल स्क्रीन प्ले। ओरिजिनल स्क्रीन प्ले से ज्यादा बेटर होती है, फेवरेट होती है, पॉपुलर होती है। तो मैं कहूंगा साथियों पॉपुलर यहां पर वर्ड आएगा, क्योंकि जो फिल्म जो बुक्स पर आधारित फिल्म्स होती है ना वो ज्यादा पॉपुलर होती है ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के मुकाबले में। तो मैं कहूंगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि वन वर्ड अब आपको बताने, यानी कि मूव विद अर्जेंट हेस्ट। तो इसकी अगर बात करें साथियों, इसका मतलब क्या होगा मुझे बता दीजिए। चलिए देखिए, मूव विद अर्जेंट हेस्ट का मतलब पता क्या होता है? तेजी से दौड़ना। इसका मतलब क्या होता है साथियों? इसका मतलब होता है तेजी से दौड़ना। तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर अगर राइट आंसर आपका क्या होगा, क्योंकि मैं कह सकता हूं रश का मतलब भी कहीं ना कहीं यही होता है। तो मूव विद अर्जेंट हेस्ट का मतलब क्या होता है साथियों? रश होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाता है। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि सैंक्शन का आपको सिनोनिम बताना है। सैंक्शन की अगर बात करें ना, कहते नहीं भाई इसको सैंक्शन मिल चुका है, यानी कि इसको मंजूरी मिल चुकी है। तो मंजूरी की अगर बात करें, सैंक्शन हो गया, इसका सिनोनिम क्या होगा? मैं कहूंगा डिग्रेड होगा, नहीं रिवार्ड होगा, नहीं साथियों परमिट होता है, क्योंकि परमिट का मतलब भी यही होता है भाई कि उसकी आज्ञा मिल चुकी है, उसकी अनुमति मिल चुकी है। तो मंजूरी और अनुमति एक ही चीज है, यानी कि सैंक्शन का सिनोनिम क्या हो जाएगा? परमिट हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि ए स्ट्रॉन्ग बॉक्स और स्मॉल चेस्ट फॉर होल्डिंग वैल्यूएबल्स, यानी कि होल्डिंग मतलब जो रखती है, जो जरूरी चीजों को, वैल्यूएबल चीजों को, सामान को साथियों रखती है, उसको आपको बताना है साथियों उसको क्या कहा जाता है। तो जो स्ट्रॉन्ग बॉक्स होती है ना साथियों, उसको क्या कहा जाता है? उसको साथियों संदूक कहा जाता है।
उसको क्या कहा जाता है? संदूक, यानी कि कॉफर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉफर को कहते हैं भाई संदूक, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। अच्छा यहां पर स्ट्रॉन्ग बॉक्स आ गया है, तो स्ट्रॉन्ग बॉक्स में कह सकता हूं लोहे का संदूक। क्या? लोहे का संदूक एक तरीके से आंसर आपका हो जाएगा। कॉफर आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे के साथियों 4 सेगमेंट में आपका क्वेश्चन बटा हुआ है, यानी कि द चिल्ड्रन प्लेड मैरी इन द पार्क वाइल देयर पेरेंट्स केप्ट ए वॉच। अब आपको बताने क्या यहां पर दिक्कत है, मुझे बताइए। चलिए, द चिल्ड्रन प्लेड मैरी इन द पार्क वाइल देयर पेरेंट्स केप्ट ए वॉच। तो यहां पर अगर साथियों बात करें ना हम लोग, यहां पर मैरी नहीं आना चाहिए साथियों। मैरी के स्थान पर यहां पर साथियों MERRILY का इस्तेमाल होना चाहिए। तो मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है, जहां पर मैरी लिखा हुआ है, मैरी आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला सवाल कह रहे कि कौन सा वर्ड आपको गलत लग रहा है, मुझे बताइए। चलिए, एब्सेंस की अगर बात करें, यहां पर बिल्कुल सही इसकी स्पेलिंग है। कॉन्फ्रेंस की स्पेलिंग भी साथियों बिल्कुल, कॉन्फ्रेंस में दिक्कत लग रही है भाई। कॉन्फ्रेंस की अगर स्पेलिंग की बात करें तो CONFERENCE होता है, ठीक है ना। और यहां पर क्या है, CON तो है, FE भी है साथियों, REN, लेकिन यहां पर S कर दिया गया, इसलिए दिक्कत है, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा एक्सपेंस की भी सही है, एंट्रेंस की भी सही। एंट्रेंस मतलब क्या होता है? प्रवेश, एक तरीके से कहते हैं भाई एंट्रेंस एग्जाम में, प्रवेश परीक्षा मेरी। और एक्सपेंस की अगर बात करते हैं भाई, खर्च करना इसको कहते हैं, वे इसको कहते हैं। और एब्सेंस का मतलब क्या होता है भाई? आया नहीं, अनुपस्थित। मैं कहूंगा कॉन्फ्रेंस की स्पेलिंग गलत थी, ठीक है। कॉन्फ्रेंस का मतलब पता क्या होता है? कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है सम्मेलन। तो कॉन्फ्रेंस की स्पेलिंग गलत थी, सही क्या थी वो भी मैंने आपको बतला दी। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बता दीजिए कि कैलस का एंटोनिम आपको बताना है साथियों क्या हो सकता है। तो कैलस की अगर बात करें, इसका मतलब क्या होता है मुझे बताइए। चलिए, कैलस का एंटोनिम क्या कोल्ड होगा, ठीक है, या साथियों इंसेंटिव होगा, या केयरिंग होगा, या हार्डन। देखिए केयरिंग का मतलब क्या होता है साथियों, कहीं ना कहीं देखभाल करने वाला। देखभाल अगर हो रही है यानी कि केयर आपकी हो रही है। और कैलस का मतलब क्या होता है? मतलब जो भी देखभाल नहीं करता है, या जिसको कोई दया ही नहीं आ रही है। अगर किसी पर किसी को कोई दया ही नहीं आ रही है तो उसको कहा जाता है भाई कैलस, ठीक है। तो इसका एंटोनिम जो लग रहा है वो देखभाल लग रहा है, यानी कि केयरिंग ही लग रहा है। क्योंकि कैलस का एंटोनिम कोल्ड नहीं हो सकता, इंसेंटिव नहीं हो सकता, हार्डेंड नहीं हो सकता, केयरिंग ही हो सकता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहने के साथ इफ दैट मैंगो फॉल्स, यानी कि अगर वो मैंगो गिरता है, इट हैज लैंडेड ऑन योर हेड, यानी कि आपके सर पर गिरेगा। तो हैज लैंड नहीं आना चाहिए साथियों, विल यहां पर आना चाहिए, यानी कि विल लैंड आना चाहिए, लैंडेड भी नहीं आना चाहिए। तो मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है? दिक्कत यहां पर है, यहां पर है। तो ये क्या होगा? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है, करके सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। यानी कि क्रैक अप क्या है? क्रैक अप एक इडियम है, और इस इडियम का मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर क्रैक अप का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, हंसी निकल पड़ना। कभी कभी होती है ना कि हंसी इंसान की निकल पड़ती है, या कह सकते हैं साथियों हंसी फूट पड़ी। क्या? हंसी फूट पड़ी भी कह सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया इसका मतलब होता है, लेकिन इसको इंग्लिश में इसका मतलब क्या होगा? ग्रो ओल्ड होगा? नहीं, लाफ आउट लाउड होगा। मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों लाफ आउट लाउड होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में साथियों आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें ए पर्सन हु अरेंज एंड सेल्स कट फ्लावर, यानी कि फ्लावर को साथियों सेल करता है, उसको अरेंज करता है, उस बंदे को क्या कहा जाता है? तो उसको साथियों क्या कहा जाता है? उसको फूल वाला कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको फूल वाला कहा जाता है। और उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? उसको फ्लोरिस्ट कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा कि आंसर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है करके एंटोनिम्स बता दीजिए इरेज का। तो इरेज का मतलब क्या होता है? देखिए इरेज का मतलब क्या होता है भाई? मिटाना होता है। मिटाना होता है तो मैं कहूंगा साथियों क्रिएट क्या हो जाएगा? क्रिएट मतलब क्या होता है? किसी चीज को बनाना, और बनाने का क्या हो जाएगा? उल्टा मिटाना हो जाएगा। यानी कि इरेज का एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल
सवाल है कह रहे कि इटरनल, क्या साथियों इटरनल का आपको सिनोनिम बताना है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों इटरनल की, अगर बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, जिसका अंत ना हो, यानी कि इसको अनंत कहा जाएगा। अब इसका सिनोनिम आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि साथियों ओवर लास्टिंग का मतलब क्या होता है, ओवर लास्टिंग का मतलब भी यही होता है, लगभग लगभग अनंत। तो मैं कहूंगा कि इटरनल का सिनोनिम क्या हो जाएगा साथियों, एवर लास्टिंग हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जा रहा है, कह रहे कि एक कंडीशन इन विच वन इज अनेबल टू स्लीप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक ऐसा बंदा है, एक कंडीशन इन विच, यानी कि एक बंदा ऐसी कंडीशन में है जो अयोग्य है सोने में, यानी कि जिसको नींद नहीं आती है, जो सोने में अयोग्य है, उसको साथियों क्या कहा जाता है। ये एक बीमारी होती है कि जब भाई सोने का समय है तो उसको नींद ना आए, ये बीमारी साथियों क्या कहलाई जाती है, ठीक अनिद्रा रोग इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनिद्रा रोग इसको कहा जाता है। तो मैं कहूंगा इसको इंसोम्निया कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि एबिलिटी टू सी व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर। तो यहां पर अगर साथियों हम बात करते हैं कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर आखिर किस ऑप्शन के साथ है, बताइए। देखिए एबिलिटी टू सी यानी कि एक योग्यता उसके पास है देखने की, व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर यानी कि दूर की चीजों को, आगे की चीजों को देखने की जिसके पास साथियों काबिलियत होती है, उसको दूरदर्शिता कहा जाता है। फ्यूचर को साथियों तो उसको क्या कहा जाता है, दूरदर्शिता कहा जाता है। मैं कहूंगा इसको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, तो इसको साथियों फॉरसाइट कहा जाएगा। तो फॉरसाइट कहा जाएगा, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए कि रिलायबल का सिनोनिम क्या होगा। क्या रिलायबल का साथियों सिनोनिम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो रिलायबल का मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है भरोसेमंद। क्या इसका साथियों सिनोनिम क्या होता है, भरोसेमंद होता है। तो मैं कहूंगा क्या सुइटेबल का मतलब भी भरोसेमंद होता है, मैं कहूंगा नहीं। क्या डिपेंडेबल का मतलब भरोसेमंद होता है, मैं कहूंगा बिल्कुल, क्योंकि रिलायबल का मतलब भी भरोसेमंद और साथियों डिपेंडेबल का मतलब भी भरोसेमंद। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कहने कि कैंडिड का आपको बताना है एंटोनिम क्या होगा साथियों। तो कैंडिड का मतलब पता क्या होता है साथियों, देखिए कैंडिड का मतलब होता है कि भैया एक ऐसा बंदा जो किसी की तरफ से ना हो, यानी कि जो न्याय हो वो उसकी तरफ से बोले, ऐसा नहीं साथियों किसी एक विशेष पक्ष में वो बोले। तो मैं कहूंगा इसका एंटोनिम्स क्या होगा साथियों, मैं कह सकता हूं साथियों बाइज्ड हो जाएगा। तो बाइज्ड का असल में क्या होता है साथियों, पक्षपात। कहते नहीं भाई पक्षपात, ये तो एक ही पक्ष की तरफ से, लेकिन कैंडिड का मतलब इसका बिल्कुल अपोजिट है। तो मैं कहूंगा कैंडिड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, बाइज्ड हो जाएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि क्यूट का सिनोनिम क्या होगा, मुझे बताइए। तो क्यूट का सिनोनिम क्या होगा, चार्मिंग, फैमिलियर, स्किल्ड या साथियों इग्नोरेंट। मैं कहूंगा साथियों चार्मिंग होगा। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे हैं साथियों एंटोनिम का एंटोनिम आपको बताना है किसका साथियों, बेनाइन का। तो जब हम बात करते हैं साथियों कि बेनाइन का आखिर मतलब क्या होता है, BENIGN का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साथियों देखिए अगर कोई चीज हानिकारक नहीं है, ठीक है ना, इस कोई चीज हानिकारक नहीं है तो उसको क्या कहा जाता है, अहानिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, अहानिकारक कहा जाता है। तो मैं कह सकता हूं इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा, यानी कि ठीक है हानिकारक हो जाए, यानी कि बेनाइन का मतलब होता है अहानिकारक, लेकिन हानिकारक की इंग्लिश यहां पर साथियों क्या होगी, मैलिगेंट होगी। तो मैं कहूंगा साथियों मैलिग्नेंट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहने के हिट द सेक, इस इडियम का मतलब आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि हिट द सेक का मतलब क्या होगा, मुझे बताइए। चलिए देखिए कहते नहीं भाई हिट द सेक यानी कि मैं सोने जा रहा हूं, मैं कहां पर जा रहा हूं, मैं सोने जा रहा हूं। तो सोने जाने को एक तरीके से कहते हैं हिट द सेक। तो मैं कहूंगा फूल समवन इसका मतलब होगा नहीं, गो टू बेड बिल्कुल साथियों, बेड पर इंसान क्यों जाएगा, सोने जाएगा। तो हिट द सेक का मतलब क्या हो जाएगा, गो टू बेड हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 सेगमेंट में यहां पर साथियों बटा है, देखकर मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर साथियों आखिर यहां पर क्या होगा। साथियों अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर साथियों नए हैं तो चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर अगर बात करें, कह रहे कि वी आर ऑल फैमिलियर टू ए यूज ऑफ फिंगरप्रिंट्स इन सॉल्विंग क्राइम्स। तो आपको बताने कि यहाँ पर साथियों क्या मिस्टेक है। देखिए फैमिलियर टू लिखा हुआ ना, फैमिलियर विद आएगा, फैमिलियर टू नहीं आएगा साथियों, विद आएगा। तो दिक्कत कहां पर है साथियों, यहां पर है, इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गलत स्पेलिंग अब आपको बताना है, कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें, ठीक है ना, अगर बात करते हैं साथियों पॉपर की, अगर बात करें इसका मतलब होता है दरिद्र। क्या मतलब होता है भाई, इसका मतलब हो जाएगा दरिद्र। औसम का मतलब कहते हैं अरे भाई बहुत औसम, ये तो बहुत औसम यानी कि बहुत बढ़िया है, ठीक है। मिसचीफ की अगर बात करते हैं तो ये भी साथियों इसकी भी स्पेलिंग सही है, मिसचीफ की भी यहाँ पर स्पेलिंग सही आपको लग रही है। मिसचीफ का मतलब साथियों नुकसान वगैरह होता है, लेकिन यहाँ पर साथियों बफेट की स्पेलिंग गलत, यहाँ पर डबल टी है ना, यहाँ पर सिंगल टी आएगा। तो मैं कहूंगा साथियों, क्या मैं कहूंगा साथियों बफेट की स्पेलिंग गलत है, गलत है तो यही आपका राइट आंसर है। राइट स्पेलिंग क्या होगी ये भी मैंने आपको बताया। और जहां पर साथियों एक तरीके से जो आहार कक्ष कहते हैं भाई, आहार कक्ष, इसकी इंग्लिश आपकी हो जाएगी। चलिए उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर आपके सामने अब रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो रीजनिंग का साथियों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में जैसे कि PRINC यानी कि प्रिंस को जैसे कि OQHODF लिखा जा सकता है, उसी प्रकार साथियों BUDGET को क्या लिखा जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात आपको बतानी। देखिए ये है P 16 पर होता है और ये है O 15 पर होता है, यानी कि एक घटाया गया है सबसे पहले। उसके बाद R 18 पर होता है, Q 17 पर होता है, फिर से साथियों एक घटाया गया है। उसके बाद I 9 पर होता है साथियों, और ये 8 पर होता है, फिर से यहाँ पर साथियों एक घटाया गया है। और उसके बाद देखिए N 14 पर होता है, O 15 पर होता है, यानी कि अब एक बढ़ा दिया गया है। और C से D यानी कि एक बढ़ाया गया, ठीक है ना। और E से साथियों F हुआ है, यानी कि एक बढ़ा गया। यानी कि शुरू के 3 में तो एक 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 घटाया जा रहा है, लेकिन शुरू के 3 लेटर, अंत के 3 लेटर में 3 3 3 1 1 1 बढ़ाया जा रहा है। तो मैं कहूंगा सबसे पहले इन तीनों में एक एक घटाएंगे। तो जब इनमें से एक एक घटाएंगे तो साथियों B से पहले A आता है, U से पहले T आता है। तो AT कहां पर लिखा हुआ है, एक तो यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। D से पहले C आता है, C यहां पर नहीं है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर नहीं है, C यहां पर है। और G के बाद क्या आता है, तो H आता है, F नहीं आता है, E के बाद साथियों F आता है, T के बाद U आता है। तो मैं कहूंगा कि आपका राइट आंसर यहां पर जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए कहा जा रहा है यहां पर जैसे 6 से 216 हुआ है, तो उसी प्रकार आपको बताना है कि 8 से यहां पर कौन सा नंबर बन सकता है, बताइए। देखिए जब हम यहां पर साथियों बात करते हैं क्या कि 6 का क्यूब कितना होता है, 6 गुणा 6 गुणा 6, यानी कि 6 चंग 36 हो जाएगा। तो जब साथियों 36 की आप गुणा करेंगे 6 से, तो 6 चंग 36 हो जाएगा और 6 3 18 यानी कि 21 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि अगर हम साथियों इसका क्यूब कर देते हैं तो हमें ये संख्या मिल जाती है। उसी प्रकार अगर हम 8 का क्यूब करते हैं तो क्या नंबर आता है, मैं कहूंगा साथियों तो 512 आता है। तो आपका राइट आंसर यहां पर जो होगा वो 512 के साथ जाएगा। चलिए भाई उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या है। यहां पर साथियों आकृति जो है ना वो नहीं लग पाई है, चलिए इसलिए स्किप कर देते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि A B C ये D और ये 4 मित्र हैं साथियों, 4 मित्र एक रेस्टोरेंट में एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो साथियों एक वर्गाकार मेज हमने यहां पर बना ली, और जब एक वर्गाकार मेज बना ली तो 4 लोग यहां पर बैठे यानी कि A B C D। उसके बाद कहने के साथियों कि अगर B जो है ना, B ये A के ठीक सामने बैठा है, तो A को मान लीजिए अगर हम यहां पर बैठा देते हैं तो A के सामने क्या होगा, A के सामने B यानी कि B यहां पर बैठी होगी। उसके बाद कहने के D के विकर्णता, क्या साथियों D के विकर्णत सामने बैठा है, किसके लिए कहा जा रहा है, B के लिए कहा जा रहा है। B जो है ना, B ये A के ठीक सामने है और D के विकर्ण सामने बैठा है, यानी कि साथियों B और D ऐसे बनेंगे, ये विकर्ण होता है, विकर्ण यही तो कहलाया जाता है। तो विकर्ण के सामने बैठा हुआ है साथियों D। उसके बाद कह रहे हैं तो C के सामने कौन बैठा है, देखिए A भी हो गया, B भी हो गया, D भी हो गया, बचा कौन C, तो C यहां पर बैठ जाएगा। और कह रहे हैं C के सामने कौन है, तो C के अच्छा C के सामने कहा जा रहा है, विकर्ण थोड़ी ना कहा जा रहा है। तो C के साथियों सामने कौन है, C के सामने D है। तो मैं कहूंगा C के सामने कौन बैठा है, D बैठा है, इसलिए आंसर आपका D हो जाएगा। जैसे कि यहां पर कहा गया था ना कि A के सामने B है, तो हमने B बैठा दिया था। चलिए तो कुल मिला के आंसर चाहिए था, आंसर आपको मिल चुका है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बताइए।
अब यहां पर अगर बात करें VOLLEY को WPMMIZ लिखा जाता है और DON को EPO लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डेस्टिनी को यानी कि DENSIT को साथियों क्या लिखा जा सकता है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें, अच्छा ऐसे करें जैसे कि डी का कोड क्या होगा, डी का कोड साथियों ई हो जाएगा, ई लिख लिया। ई का कोड क्या हो जाएगा, ई का कोड साथियों ये आई हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर अच्छा देखिए क्या है लिखा हुआ है, ई लिखा है ना, तो ई का कोड आपका क्या हो जाएगा, ई का कोड यहां पर लिखा है आई, तो यहां पर आई आना चाहिए, लेकिन किसी भी ऑप्शन में आई नहीं आना है, यानी कि इसलिए ये लॉजिक हमारा नहीं लग रहा है। कोई और लॉजिक लग रहा है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि वी से यहां पर साथियों डब्ल्यू हुआ है, अरे भाई वी 22 पर होता है, डब्ल्यू 23 पर होता है, ओ 15 पर होता है, पी 16 पर होता है, यानी कि एक बढ़ाया, उसके बाद साथियों फिर से यहां पर एक बढ़ाया, एल के बाद एम है यानी कि फिर से एक बढ़ाया, यहां पर भी एक बढ़ाया, यहां पर भी एक बढ़ाया। तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर अगर साथियों बात करें, अच्छा यहां पर एक नहीं बढ़ाया गया, ई से साथियों आई हो गया यानी कि 4 बढ़ाया गया, यहां पर एक बढ़ाया गया, कोई दिक्कत नहीं। डी से साथियों ई हो गया है यानी कि बिल्कुल साथियों कितना बढ़ाया गया है, एक बढ़ाया गया है। और ओ से साथियों पी हुआ है, एक बढ़ाया गया। एन से यहां पर ओ हुआ है, एक बढ़ाया गया। तो मैं कहूंगा इसमें भी एक ही बढ़ाया जा रहा है। अब डी के बाद क्या आता है साथियों, एफ आता है, ठीक है। ई के सॉरी डी के बाद ई आ जाएगा, ई के बाद साथियों एफ आ जाएगा, एन के बाद ओ आ जाएगा। तो ई एफ ओ कहां पर लिखा हुआ, ई एफ ओ यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यानी कि 3 ऑप्शन में साथियों ई एफ ओ है। चलिए उसके बाद एस की अगर बात करें साथियों, अंत में क्या आता है, एस के बाद टी आता है, आई के बाद क्या आता है साथियों, जे आता है, ठीक है ना। और टी के बाद क्या आता है साथियों, टी के बाद यू आता है और जेड आता है। तो ऐसा कहां पर लिखा हो, ऐसा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। ये देखिए ये ई के बाद ये हो सकता हो साथियों एफ हो, क्या हो, एफ हो, क्योंकि सभी में तो 1 1 बढ़ रहा है, तो इसमें भी साथियों 1 1 1 ही बढ़ेगा। उस संख्या की पहचान करें जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं, यानी कि एक नंबर आपको यहां पर गलत है जो रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, उस नंबर का आपको चयन करना है। सबसे पहले 18 आया है, उसके बाद 27 आया है, उसके बाद 35 है और उसके बाद 45, उसके बाद साथियों 54। आपको बताने कि यहां पर रूल से हटी हुई साथियों कौन सी संख्या। तो देखिए 18 से 27 हुआ यानी कि यहां पर 9 बढ़ा है, कितना बड़ा है साथियों, यहां पर 9 बढ़ा है। 27 से यहां पर 35 हुआ है, तो मैं कहूंगा साथियों कितना बड़ा है, 28 बड़ा है, ठीक है। सॉरी 8 बड़ा है, ठीक है। अब 35 से यहां पर हुआ है तो मैं कहूंगा 10 बड़ा है, कितना बड़ा है साथियों, 10 बड़ा है। अब 45 से 54 हुआ है तो मैं कहूंगा 9 बड़ा। अच्छा यहां पर 9 बढ़ रहा है, यहां पर 9 बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं कि अगर हम यहां पर भी 9 बढ़ाए, क्योंकि ज्यादातर किसका कौन सा नंबर ज्यादा है, 9 9 ज्यादा। तो मैं कहूंगा अगर हम यहां पर साथियों 9 बढ़ाते हैं, 27 में अगर हम साथियों 9 लगाते हैं तो यहां पर 36 आता है। और फिर अगर हमें 36 में भी साथियों 9 बढ़ाना हो तो हमें 45 मिल जाएगा, और 45 में 9 बढ़ाए तो हमें 54 मिल जाएगी। यानी कि यहां पर सिर्फ अगर हम +8 की जगह +9 कर देते हैं तो यहां पर हमें 36 मिल जाएगा, और फिर हमें 36 से 45 बनाने के लिए 10 नहीं बल्कि 9 प्लस करना पड़ेगा। तो यानी कि यहां पर 9, यहां पर 9, यहां पर 9, यहां पर 9 आ चुका है और हमें राइट आंसर भी मिल चुका है। तो मैं कहूंगा कौन सा संबंधित नहीं है, 35 वाला संबंधित नहीं, इसकी जगह पर क्या आएगा, 36 आएगा। तो कुल मिला के मैं कहूंगा साथियों कि आंसर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, जो कॉन्सेप्ट लगा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से साथियों आप समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए कहने कि यदि समायरा मेरे पिता की माता के इकलौते पुत्र पुत्री है, क्या लिखा हुआ है साथियों, यहां पर कहा जा रहा है कि यदि समायरा मेरे पिता की माता के इकलौते पुत्र की पुत्री। अब यहां पर साथियों की आना चाहिए, क्या बीच में क्या आना चाहिए, बीच में की आना चाहिए, पुत्र की पुत्री है। तो समायरा का मुझसे क्या संबंध है, यानी कि मैं क्या कहूंगा समायरा को, ठीक है ना। आप मान लीजिए साथियों आप यहां पर हैं, यानी कि यदि समायरा मेरे पिता की, अब यहां पर मान लीजिए ये आप हो गए, ठीक है, ये आपके पिताजी हो गए, ये आपके पिताजी हो गए, और कह रहे कि मेरे पिता की माता कौन होंगी साथियों, आपकी दादी हो गई, ठीक है ना। आपकी दादी के इकलौते पुत्र, आपकी दादी के इकलौते पुत्र आपके पिताजी ही होंगे। इनकी पुत्री यानी कि इनकी पुत्री जो होंगी साथियों वो आपकी कौन होंगी, आपकी बहन ही तो होंगी। आपकी कौन होंगी, आपकी बहन ही तो होंगी। आप ये हो गए, ठीक है। तो आप क्या कहोगे उसको, आप बहन कहोगे ना, तो बहन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और मुझे बताइए। कहा जा रहा है देखिए यहाँ पर खाली जगह है, ठीक है, BC खाली जगह, और फिर BC फिर खाली जगह, फिर IB और फिर खाली जगह, फिर साथियों IB। तो आपको बताने के यहाँ पर कैसे क्या होगा, क्या क्या चीजें यहाँ पर आएंगी। लेटर्स को काउंट करिए, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि साथियों 12 है ना, तो मैं कहूंगा 6 में बट रहा है क्या 3 में बट रहा है, देख लीजिए BCB, ठीक है 1 2 3 मान लीजिए, 1 2 3 मान लीजिए। अच्छा यहां पर नहीं हो सकते क्योंकि अंत में C आ रहा है, यहां पर B आ रहा है, तो ये 3 3 का मैटर तो नहीं हो पाएगा। 4 का करके देखते हैं, ये और ये, यानी कि अंत में क्या आ रहा है, देखिए शुरू में यहां पर BC है, यहां पर भी BC है, ठीक है। अच्छा B यहां पर आना चाहिए, ठीक है, तो ये भी साथियों नहीं बन रहा है इस वाली की वजह से, क्योंकि यहां पर साथियों एक तरीके से अगर बात करें, अच्छा एक सेकंड, यहां पर अंत में BI है, तो अगर हम साथियों यहां पर B लिख देते हैं तो BI BC BI, तो BC BI, तो BC BI यानी कि यहां पर I हो जाएगी। तो वरना अब कौन कौन सी चीजें आपने लिखी है, IBC, आपने IBC लिखी, IBC कौन से ऑप्शन में, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर D वाले में है, तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर D वाले के साथ जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए सवाल को साथियों, और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, कहा जा रहा है कि एक सम्मेलन के अंत में उपस्थित सभी 30 व्यक्तियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए, यानी कि एक पार्टी हो रही है, एक सम्मेलन हो रहा है, इसमें कितने लोग हैं, इसमें टोटल 30 लोग हैं, और 30 लोगों ने आपस में एक दूसरे से हैंड शेकिंग किया है, यानी कि हाथ मिलाए। तो आपसे पूछा जा रहा है तो इसमें कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। अब इस सवाल को देखा जाए तो ये बहुत कठिन है, लेकिन एक सूत्र की मदद से हम इस सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, हाथ मिलाए गए, कितनी बार हाथ मिलाए गए, तो इसके लिए साथियों एक सूत्र होता है, छोटा सा वो सूत्र आप याद कर लेंगे, होता है n(n-1) अपॉन 2, ठीक है ना, n(n-1)/2 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा ये n क्या होगा, यहां पर जो एक संख्या दे रखी होगी 30, अब जितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे उसको ही कहा जाएगा साथियों n, यानी कि n बराबर यहां पर 30 है, तो मैं कहूंगा 30, और ये क्या हो जाएगा 30 - 1 हो जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा, यहां पर साथियों 2 से कटेगा, ये 15 हो जाएगा, गुणा 30 में से 1 जाएगा, 29 हो जाएगा। तो अब आपको 15 की गुणा साथियों 29 से कराना है, ठीक है ना। 5 टीम आपका 45 हो जाएगा, 9 × 9 और 4 कितना हो जाएगा साथियों, आपका 13 हो जाएगा, 15 दूना आपका 30 हो जाएगा, 5 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, यानी कि मैं कहूंगा 435 बार कुल मिला के हाथ मिलाए जाएंगे, अगर कहीं पर भी 30 लोग आपस में एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। तो टोटल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा, 435 बार हाथ मिलाया जाएगा। राइट आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए के साथ था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए कह रहे कि ABCDEF अलग अलग लंबाइयों के 6 मित्र हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि ए केवल C और E से लंबा है। अब देखिए इतनी बात कहेगी ना, ए केवल C और B से लंबा है, तो मान लेते हैं साथियों ए जो है ना ये 2 लोगों से लंबा है, ठीक है, ये 2 लोगों से लंबा है, C और E से लंबा है, ठीक है ना, और किसी से लंबा नहीं और सबसे छोटा है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर साथियों मैं कहूंगा यहां पर आपका हो सकता हो C आ जाए, और यहां पर हो सकता हो साथियों E आ जाए, हो ये भी सकता है कि यहां पर E आ जाए, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है यहां पर C आ जाए। तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर 2 लोगों से लंबा कौन है, A है। उसके बाद कहा जा रहा है कि B D से छोटा है क्या, यहां पर हम बना लेते क्या आप यहां पर आ जाए, तो कह रहे कि B जो है ना, B ये D से छोटा है, लेकिन अच्छा क्या कहा जा रहा था कि B D से छोटा, लेकिन D उनमें से सबसे लंबा नहीं है, ठीक है, D सबसे लंबा नहीं है, ठीक है ना, D सबसे लंबा नहीं है, तो उनमें से सबसे लंबा साथियों कौन है। अच्छा यहां पर एक बात ये कहा गया था कि भैया एक जो है ना ये 2 लोगों से क्या है, 2 लोगों से छोटा है, ठीक है, क्या यही कहा है सवाल में, देखिए जरा, ए केवल C और, अच्छा हाँ, A और E से लंबा है केवल A, ठीक है ना, ए केवल C और E से लंबा ये कहा गया था, यानी कि साथियों B आपका यहां पर आ जाएगा, D आपका यहां पर आ जाएगा, और एक जो सबसे लंबा है वो यहां पर आ जाएगा। अच्छा बचा कौन, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, बचा साथियों F है। तो मैं कहूंगा कि उनमें से सबसे लंबा, ठीक है, उनमें सबसे लंबा कौन है, मैं कहूंगा F है। तो F आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल रीजनिंग का आपकी स्क्रीन पर देखिए, करके NKI, उसके बाद PMK है, और ROM है। उसके बाद आपको बताने कि अगले 3 लेटर साथियों कौन से आएंगे। देखिए ये 14 से 16 हुआ, 16 से 18 हुआ, तो 18 से 20 होगा, यानी कि यहाँ पर T आ जाएगा, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। K 11 पर होता है, M 13 पर होता है, O 15 पर, यानी कि यहाँ पर 17 बोले तो Q आ जाएगा, Q आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है। उसके बाद साथियों I 9 पर होता है, K 11 पर होता है, M 13 पर, 14 15, यानी कि यहाँ पर O आ जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर C के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन को तो अभी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, देखिए
अगर इसकी साथियों बात करते हैं, डिक्शनरी वाला ये क्वेश्चन है एक तरीके से, जैसे कि आपको बताना है कि सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद और फिर उसके बाद कौन आएगा। देखिए कहने के PO लिखा हुआ है तो O 15 पर होता है, I 9 पर होता है, तो सबसे पहले तो ये आएगा, उससे पहले साथियों E वाला आएगा, लेकिन उससे पहले A वाला आएगा, PA यानी कि 5 सबसे पहले आ जाएगा, और उसके बाद साथियों ये वाला आएगा यानी कि 5 और 3 आ गया, और उसके बाद साथियों ये I वाला आ जाएगा यानी कि 2 आ गया, और फिर उसके बाद PO यहाँ पर भी, PO यहाँ पर भी है, लेकिन E वाला पहले है यानी कि 4, और फिर आएगा 1। तो मैं कहूँगा 53241 कहाँ पर लिखा हुआ है, 53241 तो आपका साथियों कहां पर लिखा, अच्छा यहां पर लिखा हो भाई, कहां पर लिखा हो, यहां पर लिखा हो 541 और 532 और 41। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए। यहां पर साथियों फिर से पिक्चर नहीं लग पाई है, इसलिए इसको स्किप कर देना होगा। चलिए भाई, उसके बाद देखिए कह रहे कि KING को 10128110131568 लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि ROSE को यानी कि रोज को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लॉजिक आपको पहचानना है कि भैया K जो है ना वो 11 पर होता है, लेकिन यहाँ पर 101 लिख दिया गया है, इसका क्या मतलब हुआ। उसके बाद I 9 पर होता है, लेकिन यहाँ पर ये सब कैसे चीजें चल रही हैं साथियों, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए तो यहाँ पर अगर बात करें मेरे हिसाब से, देखिए K होता है आपका 11 पर, यहाँ पर 11 से पहले वाला नंबर ले लिया 10 और 1 नंबर ले लिया 11 के बाद वाला, ये 9 I होता है साथियों आपका 9 पर, तो यहाँ पर 9 से पहले वाला एक नंबर ले लिया 8 और 9 के बाद वाला एक नंबर ले लिया। N होता है आपका 14 पर, तो 14 से पहले वाला नंबर 13 और बाद वाला। G होता है साथियों 7 पर, तो 7 से पहले वाला नंबर और बाद वाला नंबर, यानी कि R होता है साथियों 18 पर, यानी कि क्या आएगा साथियों, एक तो 17 आ जाएगा और एक आपका क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। उसी प्रकार O 15 पर होता है यानी कि 14 आ जाएगा और 16 आ जाएगा। S 19 पर होता है यानी कि 18 और साथियों 20 आ जाएगा। E 5 पर होता है यानी कि 4 और साथियों 6 आ जाएगा। तो अब आपको देखना है साथियों नंबर कहां पर लिखा हुआ है, 64 है अंत में, 46 कहां पर है, तो 46 ऑप्शन नंबर B में है, इसलिए यही आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिए और मुझे बताइए कि आपका यहाँ पर साथियों राइट आंसर क्या होगा। कह रहे कि एक विशिष्ट कूट भाषा में ओरेकल को यानी कि ORACLE को HSVUXG लिखा जाता है और DAVID को BVJFB लिखा जाता है, तो VIDEO को क्या लिखा जा सकता है, मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें, थोड़ी सी अगर आप ध्यान दीजिए, क्या थोड़ा सा भी अगर आप साथियों ध्यान देंगे, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो नहीं भाई, V का कोड यहां पर आपको दिख रहा है, V का कोड साथियों ये है यानी कि V का कोड J है, तो J यहां पर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 3 ऑप्शन में, ठीक है। I की अगर बात करते हैं, I का कोड क्या है, देखिए I का कोड साथियों F है, तो J के बाद F आ रहा है, ठीक है, तो J हो गया, F हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों D की, तो D का कोड जरा देखिए मुझे बताइए, D का कोड साथियों B है, तो B, तो JFB कहां पर आ रहा है साथियों, JFB ऑप्शन नंबर A में आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब साथियों आपके सामने यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन आ चुके हैं। मैथ के क्वेश्चंस को देखिए, सभी के सभी साथियों मैथ के टॉप लेवल के क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इस सवाल में क्या है, मैं कहूंगा इस सवाल में साथियों कुछ भी नहीं है। देखिए यहां पर कहा गया है साथियों, क्या कहा गया है कि बेलन के क्या साथियों, लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या साथियों कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। कहा गया है साथियों बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की जो बात की गई वो यहाँ पर साथियों 176 बताया गया है। और बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, मैं कहूंगा 2 पाई RH होता है, 2 पाई RH होता है, यानी कि 2 पाई RH बराबर कितना है, 176 होता है। यहाँ पर हमें पता क्या निकालना है, यहाँ पर हमें R की वैल्यू निकालना है, क्योंकि बेलन के आधार के क्षेत्रफल में R की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बेलन के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र होता है साथियों पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई तो हम बता सकते हैं 22/7 है, लेकिन R नहीं
नहीं पता है हमें, इसलिए सबसे पहले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की मदद से हम r का मान निकालेंगे। तो यहां पर साथियों 176 हो गया, ये क्या हो गया 2 लिख दिया, पाई की वैल्यू 22/7 आ गई, r नहीं पता है, r निकालना है। और h कितना है साथियों, यहां पर अगर बात करते हैं साथियों हाइट की कितनी बात की गई है, तो ये साथियों आपके 14 सेंटीमीटर बताया गया, तो यहां पर आपका 14 आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14 हो जाएगा। अब देखिए साथियों, अब यहां पर अगर बात करते 176 और बटे में ये सब आ जाएगा, यानी कि बराबर तो r रहेगा ये वाला, बटे में इसके ये 2 आ जाएगा, बटे में इसके साथियों 22 आ जाएगा और बटे में इसके 2 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा इसको कैसे कट करोगे, जरा देखिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 2 चौक और 22 की 2 से करेंगे, यानी कि r बराबर त्रिज्या कितना निकलेगी साथियों 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या निकलेगी। तो अब आप बेलन के आधार का क्षेत्रफल बहुत आराम से निकाल सकते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 और r कितना है 2, r स्क्वायर है तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, यानी कि अगर बात करते हैं साथियों 2 की गुणा 22 से होगी तो यहां पर क्या आ जाएगा 88/7 आ जाएगा। तो 88/7 कौन से ऑप्शन में है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी वाले में। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं साथियों अगला सवाल है, क्या कह रहा है आपसे अगला सवाल। ये सभी सवाल एकदम टॉप लेवल के हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है साथियों ये, इसलिए मैं कहूंगा कि इस क्लास को और इस क्लास का एक एक सवाल आपको बहुत बारीकी से देखना चाहिए, क्योंकि सभी चीजें साथियों आपके लिए बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर तैयार की गई है कि आपका एग्जाम कम से कम क्लियर हो जाए। अब इसकी अगर बात करते हैं, इस सवाल देखने में तो बहुत लंबा चौड़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन इस सवाल में कुछ भी नहीं है। कह रहे कि एक दुकानदार ने किसी निश्चित वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने का निर्णय किया। मान लीजिए कि उस दुकानदार ने सोचा कि भैया इस चीज को मैं 100 रुपए में बेच दूंगा। उसने निर्धारित मूल्य से यानी कि 100 रुपए से 45% अधिक मूल्य टैग उस पर वस्तु पर लगा, यानी कि 100 से उसने जो उस वस्तु पर लिखे ना वो 145 रुपए लिखे कि 145 रुपए की वस्तु को बेचूंगा। वस्तु को बेचते समय उसने उस पर 40% की छूट दे दी, यानी कि 145 पर उसने 40% की छूट दी, यानी कि इसको 60% में बेचा। 20 तियां हो गया, ये आपका 20 चौक हो गया। इतनी बात साथियों क्लियर है, इतनी बात साथियों आपकी क्लियर है, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, पंजे आ जाएंगे यहाँ पर, 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 नीम 45 हो जाएगा। और 29 तियां की बात करें, 9 तियां आपका 27 हो गया, 3 दूना 6 और 7 यानी कि 87 आ गया। यानी कि इसने सोचा था कि भैया 100 रुपए में बेचेंगे, लेकिन इसने 45% अधिक मूल्य रख दिया, यानी कि 145 हो गया। और फिर इस 145 पर उसने 40% की छूट दी, यानी कि इसको 60% में बेचा। और जब 60% पर बेचा तो ये वस्तु 87 रुपए की बिकी। यानी कि ज्ञात कीजिए उसे निर्धारित मूल्य से कितने रुपए अधिक या कम देने पड़े। निर्धारित मूल्य उसका 100 था, उसको 87 एक तरीके से क्या मिले हैं, यानी कि साथियों मैं कह सकता हूं उसको 13 रुपए कम मिले हैं। क्या उसको 13 रुपए कम मिले हैं? तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, 13 रुपए उसको कम मिले हैं। चलिए भाई नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए, कहने के 72 भाग 16 है, ऑफ है 3 है, माइनस है ब्रैकेट में 28 भाग 6 है, ऑफ 4 है, माइनस 20 भाग 7 है, गुणा ब्रैकेट में 30 माइनस 37 है, माइनस 41 है। और फिर उसके बाद साथियों क्या है, यहां पर क्या आ जाएगा साथियों, देखिए यहां पर साथियों 1 सही 1/2 लिखा हुआ है। गुणा के बाद क्या है, 1 सही 1/2। इसको आपको साथियों सरल करना है, मान इसका ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले यहां पर अगर हम लोग करेंगे, क्या हम लोग करेंगे, ऑफ लिखा है तो साथियों 16 गुणा 3 होगा। यानी कि अगर हम यहां पर लिख लें 72 और यहां पर लिख लें 16 गुणा 3 तो कोई दिक्कत नहीं। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा साथियों, देखिए ब्रैकेट में भी वही आ जाएगा 28/6 गुणा 4, बिल्कुल 6 गुणा 4 आ गया, माइनस 20/7 आ गया, बिल्कुल 20/7 आ गया, ठीक है ना, गुणा। अब देखिए 37 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा, 37 में से साथियों 23 जाएगा तो कितना बचेगा, मैं कहूंगा 14 आ जाएगा। यानी कि यहां पर जो 14 आएगा ना वो माइनस का 14 आएगा, तो माइनस का 14 आ गया। कितना आ गया साथियों, माइनस का आपका यहां पर 14 आ गया, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद माइनस 41 लिखा हुआ है, ब्रैकेट बंद है, और 1 सही 1/2 यानी कि 2 एकम 2, 2 1 3, 3/2 यहां पर साथियों आ जाएगा गुणा करके। इतनी बात क्लियर है बिल्कुल। अब देखिए इसको अगर कट करें, 3 दूना 6, 3 चौक 12 हो गया, 8 दूना 16, 8 तियां 24 हो गया, यानी कि 3/2 यहां पर आ गया, तो 3/2 आ गया। अब इसको अगर कट करें साथियों
ठीक है, इसको अगर 6 पंजे 20, 6 चंग 24, 6 सत्ते 28 हो गया, यानी कि 7/6 आ गया। ब्रैकेट में क्या आ गया, 7/6 यहां पर आ गया। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए आप 7 एकम 7, 7 दूना 14, माइनस का आया है, ये क्या आया है, ये माइनस का आया, और 20 दूना 7 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस का 40 आ जाएगा, प्लस का 40 माइनस 41 आ गया, और यहां पर 3/2 जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। 3/2 आ गया, माइनस 7/6, क्या 7/6, अब यहां पर माइनस का 1 आ जाएगा। 7/6 माइनस का 1 आ गया, ब्रैकेट बंद हो गया, 3/2 आ गया। अगला स्टेप देखिए साथियों आप लोग, अब देखिए 7/6 में से साथियों देखिए 3/2 माइनस 7/6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है ना, कितना साथियों बचेगा। देखिए यहां पर अगर 1 मान ले, ये 7 आपका हो जाएगा, और 6 कम 6 माइनस 6 हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, यानी कि 1/6 बचेगा। तो यहां पर 1/6 आपका आ जाएगा, और यहां पर साथियों गुणा 3/2 तो आपका आ गया है। अब इसको साथियों आप कैलकुलेट कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि 3/2 1/2 गुणा 1/2 ये आ गया, ये माइनस है साथियों, तो ये 3/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। अब अगला स्टेप देखिए, 3 चौक आपका 12, 12 माइनस 2, 4 दूना 8, यानी कि 10/8 आपका आंसर आ गया। इसको हम साथियों लिख सकते हैं 5/4। तो 5/4 कहां पर लिखा हुआ है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। देखिए यानी कि 7 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए 6 दिनों में 14 बक्से पैक कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन 9 घंटे काम किया जाए तो 14 व्यक्तियों को 18 बक्से पैक करने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन बहुत शानदार और बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को आपको देखना है। चलिए कहने कि 7 व्यक्ति 7 घंटे काम करते हैं, ठीक है, और 6 दिनों में 14 बक्से पैक कर पाते हैं। अब काम क्या है, काम 14 बक्से पैक करना है, तो काम हमेशा नीचे आता है। काम हमेशा कहाँ आता है, नीचे आता है। तो 7 व्यक्ति हैं, 7 घंटे काम करते हैं और 6 दिन तक काम करते हैं, तो 14 बक्से पैक कर पाते हैं। काम हमेशा नीचे आएगा। यहां पर देखिए यदि प्रतिदिन 9 घंटे काम किया जाए तो 14 व्यक्तियों को 18 बक्से पैक करने में कितने दिन लगेंगे, तो मैं कहूंगा इतने दिन लगेंगे। x मान लिया तो x की आपको वैल्यू निकालना है, बस हो गया काम साथियों। अब इसको अगर साथियों कैलकुलेट करें तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे ये आप लोग एक बार देखिए। 9 एकम 9, 9 दूना 18 हो गया, 2 एकम 2, 2 सत्ते आपका 2 सत्ते 14 हो गया। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, यानी कि x का मान जो आएगा 7 छंग 42/14 आएगा। और 14 तिया कितना होता है, 1 सेकंड रुकिए, 14 तिया कितना होता है साथियों, 42 होता है, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा, मैं कहूंगा 3 आ जाएगा। तो 3 आपका राइट आंसर है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 7 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए 6 दिनों में 14 बक्से पैक करते हैं। तो यदि प्रतिदिन 9 घंटे काम किया जाए तो 14 व्यक्तियों को 18 बक्से पैक करने में 3 दिन का समय लगेगा। तो इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहूंगा आंसर आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट था। चलिए भाई अब उसके बाद देखिए आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि अगर 644 रुपए की धनराशि है, इसको 3 भागों में बांटना है, 1:2, ठीक है, सॉरी 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात, ठीक है, अनुपात 3/4। तो कहने के इनके अनुसार में विभाजित करें तो पहला भाग क्या होगा। देखिए अगर साथियों कभी भी ऐसे लिखा हो अनुपात, अगर ऐसे साथियों लिखा हो तो आप इसको सही तरीके से कैसे बनाएंगे, यानी कि A/B/C इस शेप में कैसे बनाएंगे। तो यहां पर मैं आपको तरीका बता देता हूं। जो नीचे वाली संख्या है ना, इनका एलसीएम ज्ञात कर लो, यानी कि 2, 3 और 4 का एलसीएम साथियों ज्ञात कर लो। 2 आ गया, 2 एकम 2, 3 आ गया, 2 दूना 4। अब 2 को कट करने के लिए आएगा और 3 को कट करने के लिए 1 आएगा। तो मैं कहूंगा 2 दूना 4, 4 तिया 12। अब साथियों एक काम करो, 12 सब में गुणा कर दो, 12 में सब में गुणा कर दो, तो 2 छंग 12 यानी कि 6 आ गया, 3 चौक 12, 4 दूना 8, 8 आ गया, 4 तिया 12, 3 तिया 9 यानी कि ये आ गया। तो मैं कहूंगा अब साथियों अनुपात आपके सामने यहां पर आ चुका है 6, 8, 9। तो अब पूछा जा रहा है पहला भाग क्या होगा, टोटल राशि कितनी है 644। 644 का आपको पहला भाग 6 ये ज्ञात करना है, नीचे इन सब का योग आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा साथियों, 6, 8, 9 की अगर बात करें साथियों 23 हो जाएगा। तो 23 आपका यहां पर आ चुका है, ठीक है। चलिए इतनी बात साथियों क्लियर हो गई, कहिए बिल्कुल क्लियर हो गई। अब यहां पर अगर बात करें साथियों 23 दुना कितना होता है, 46 होता है। 23 तिया आपका कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, ज्यादा हो जाएगा। चलिए
23 से कम 23, 23 दूना कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। अब अगर साथियों 64 में से, ठीक है, 64 में से 46 माइनस करें तो 18 बचेगा। 18 ये 4 इसमें लग जाएगा। तो अब अगर साथियों बात करें 184 भाग अगर 23 की बात करें तो ये 8 में कटता है, यानी कि 23 8 कितना हो जाएगा 184 हो जाएगा, यानी कि 28 गुणा 6 आपको कराना है। तो 28 गुणा 6 कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा 168 हो जाएगा, 168 हो जाएगा। तो आपका सही जवाब साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। और जिस पीडीएफ का मैंने आपसे जिक्र किया था साथियों, सिर्फ देखिए 45 रुपए में आपको दी जा रही है। बहुत बड़ी रकम आपको नहीं दी जा रही, लेकिन जो चीज 45 रुपए में आपको दी जा रही है वो आपके एग्जाम करने के लिए साथियों काफी होगी, मेरा मानना है। इससे करंट अफेयर पढ़कर आप सभी सवाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और साथियों 10 मॉडल पेपर में जो क्वेश्चंस है ना, उनको आप करके अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अभी कुछ भी समय है, कुछ घंटे हैं, मैं कहूंगा इस पीडीएफ को ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी एमटीएस पीडीएफ करके, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर साथियों 45 का पेमेंट करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना साथियों, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मैं कहूंगा एक लिंक और आपको दे रहा हूं एसएससी एमटीएस प्लेलिस्ट का। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ चंद चुनिंदा वीडियो ओपन हो जाएंगी। मैं कहूंगा एक एक करके उन सभी वीडियोस को एक बार वॉच कर लेना, आपका एग्जाम में आपको कोई हराने वाला साथियों पैदा नहीं होगा। चलिए, तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप है, उसको भी साथियों ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।